जिनके पास अपना हेल्थ कार्ड होगा, परिवार के स्तर का प्रोफाइल होगा। मतलब गुजरात एक राज्य ऐसा है जहां किसानों के पास अपनी जमीन का हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, और उसके कारण उसे पता है कि जिस जमीन का वो मालिक है, जहां वो खेती करता है, उस जमीन में क्या कमियां हैं, किस क्रॉप के लिए वो जमीन अनुकूल है, किस प्रकार के फर्टिलाइजर चाहिए, किस प्रकार की दवाइयां चाहिए। इन सारों का वैज्ञानिक ज्ञान होने के कारण उसने अपनी एग्रीकल्चर पैटर्न बदली। मित्रों, 2001 के पहले गुजरात में माइक्रो इरिगेशन की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ 12,000 हेक्टेयर में थी। माइक्रो इरिगेशन अब जिस प्रदेश में पानी नहीं है, उस प्रदेश में किस प्रकार से काम को करना चाहिए, हमने उस पर बल दिया, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया। आज करीब 7 लाख हेक्टेयर भूमि में हम माइक्रो इरिगेशन तक पहुंच चुके हैं, और उसके कारण किसान को विश्वास होगा कि जमीन कम होगी तो भी, पानी कम होगा तो भी हम फसल ज्यादा पैदा कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, हम कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि हाँ भाई, एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट है, किसान का काम करता है, बारिश आएगी, मेहनत करेगा तो कमाएगा, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मस्ट। लेकिन एक ऐसा निगलेक्टेड एरिया रहा है हमारे देश में जिसके अंदर सरकारें ज्यादातर कुछ किसानों के लिए सब्सिडी से आगे बढ़ती नहीं। गुजरात में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रोग्रेसिव फार्मर, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे डिपार्टमेंट, वेदर इट्स इरिगेशन, वेदर इट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेदर कोऑपरेटिव सेक्टर, सबको मिलाकर के टीम बनाकर के फोकस प्लान एक्टिविटी की और उसका एक परिणाम है। लेकिन अब हम वहां अटकना नहीं चाहते। हमारे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर ले जाना चाहते हैं। और मित्रों, हम आपको मालूम है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आप में से कई मित्र आते भी रहते हैं, उसमें हम औद्योगिक विकास, इन सारे विषयों पर बल देते हैं। गुजरात अब हर 2 वर्ष पर 2014 में हम करेंगे, हम एक ग्लोबल लेवल का एग्रोटेक तैयार करने वाले हैं। और सारी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं मेरे किसानों को अपने घर में लाकर के दिखाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि दुनिया की बराबरी मेरा किसान करे, वो आधुनिक विज्ञान का उपयोग करे और दुनिया की बराबरी में खड़ा रहे, ऐसे उत्पादन करके विश्व के बाजार को कब्जा करने की कोशिश कर दिशा में ले जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारा किसान को अगर हमें मजबूत बनाना है तो हमें वैल्यू एडिशन की चेन खड़ी करनी होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने होंगे, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउसिंग हो, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का चेन बनाना होगा। और ये सारे देश में हो सकता है। मतलब आज हमारे देश में ये महंगाई की चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री ने मुझे कमेटी बनाया, उसका चेयरमैन बनाया। महंगाई कम हो उस पर चर्चा विचार करने की कमेटी होगी और उस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया। उस रिपोर्ट को दिए हुए करीब 1.25 साल हो गया। जब रिपोर्ट दिया तो प्रधानमंत्री ने ऐसे देखा और कहा था मोदी जी बहुत अच्छा बनाया है। अभी 1.25 साल के बाद मैं पूछा था, मैंने कहा साहब उस रिपोर्ट की तबीयत क्या क्या कहता है। आपको हैरानी होगी हिंदुस्तान में जो एग्रो प्रोडक्ट है, आज तक टेक्नोलॉजी की फैली हुई है, टेक्नोलॉजी की स्थिति है, हमारे पास
इतना बड़ा देश, हमारा एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है। देश को पता ही नहीं होता है कि गेहूं कितना तैयार हुआ, चावल कितने होंगे, रिक्वायरमेंट कितने, कुछ नहीं। मैंने तो सिंपल सुझाव दिया कि साफ टेक्नोलॉजी से सब संभव है, उसके लिए छोटा सा ग्रुप बनाए, उसको काम दे देंगे, करें। और अगर ये होता है तो आपको पता होगा कि कहीं पर गेहूं सड़ रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं और कहीं पर कोई भूखा मर रहा है। अगर आपको जानकारी होगी तो आप छोटा सा काम यहां से उठा करके वहां रख दीजिए, उसका पेट भर जाएगा, वेस्टेज भर जाएगा। नहीं हो रहा है। और मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट से नाराज हो गई थी कि सारा अनाज सड़ रहा था और भारत सरकार को कहा कि अनाज गरीबों को बांट दो। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नहीं माने और किया क्या? और जब तक अखबार में आया नहीं करता, ऐसी खबरें आती नहीं है। मैंने सुना है कि सारा अन्न एवरेज 65 पैसे के दर से शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया गया। शराब बनाने, अब बताइए, यानी आपको करने वाले काम नजर नहीं आते, नहीं करने वाले नजर बड़ी तेजी से चल रहे हैं। मैं तो हमारे यहां कृषि को हमने 3 भागों में बांटा है और बंद किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी 1/3 उसके जो कुछ भी रिसोर्सेज उसको मोबिलाइज करेगा, 1/3 रेगुलर खेती के लिए, 1/3 वृक्षों की खेती, पेड़ पौधों की खेती और 1/3 एनिमल हस्बेंड्री। मित्रों, उसके अपने खेत के किनारे पर वृक्षों की खेती का हमारे यहाँ जो काम चला है, अगर बारिश नहीं हुई, फसल खराब हो गई तो उस वृक्षों की खेती से, और सरकार उसको अनुमति देती है, अगर पहले से खेती के रूप में उसको लिखवा दिया तो जैसे फसल वो भेज सकता है वैसे वृक्ष भेज सकता है, उसकी जरूरत नहीं है और उसकी इकोनॉमी सस्टेन कर देती है। 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, और उसी का काम है कि हमारा डेयरी उद्योग बहुत तेजी से चला है। और वो भी ऐसे नहीं होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहां पिछले 10 साल में दूध के उत्पादन में 80% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ। 80% से ज्यादा इंक्रीज छोटा नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हम रेगुलरली सरकार की तरफ से कैटल कैंप लगाते हैं और किसी पशु को 3 किलोमीटर से ज्यादा जाना न पड़े, इतनी बड़ी संख्या में कैटल कैंप लगाते हैं। ऑपरेशन करता सब करते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा, आज हमारे देश के कई राज्य ऐसे हैं कि जहां मनुष्य को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना हो तो चैरिटेबल ट्रस्टों के द्वारा कैटरेक्ट ऑपरेशन के कैंप लगते हैं। आज भी कई राज्यों में आते हैं और जो सेवाभावी लोग हैं वो नेत्रदान, नेत्र यज्ञ कर करके उसको करते हैं। शायद इस दुनिया में गुजरात अकेला प्रदेश है जहां पशुओं के कैटल का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। मेरे यहां पशुओं के लिए डेंटल ट्रीटमेंट होता है और वो सारी तय करने का परिणाम ये आया है कि 112 जितने डिजीज आज पूरी तरह मेरे राज्य में जो कैटल से जुड़े हुए थे इरेडिकेट हो गए हैं। और इसलिए मित्रों, हम जब आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं उसके कितने पहलू होते हैं, उसकी बारीकियों की ओर ध्यान दें तो फिर वो किसान। और अब आगे हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग पर बल देना चाहते हैं। अब जैसे हमारे यहां वी आर कॉटन ग्रोवर स्टेट,
और अचानक भारत सरकार ने कॉटन को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया बीच में। अब कॉटन एक्सपोर्ट करना बंद हो जाए, यहाँ आपका एक संगठन यहाँ पैसा है, छोटे लोग पैसा की लोग बैठे हैं, तो उनको तो ज्यादा मजा आएगा। बैठो, उन्होंने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यू लगा दिया। हमारे यहाँ किसानों को 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, 7,000 करोड़। अब मैं भारत सरकार की नीतियों के भरोसे जिंदा रहूंगा तो मेरा तो किसान मर जाएगा। तो हमें चाहिए हम वैल्यू एडिशन करें, और इसलिए हम टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आए। और टेक्सटाइल फील्ड में जो लोग हैं वो सब मानते होंगे कि शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसी टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है। और मेरी फॉर्मूला है 5S फॉर्मूला, और 5S फॉर्मूला को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कपास होगा वहीं नजीक में धागा बनेगा, जहां धागा होगा वहीं कपड़ा बनेगा, जहां कपड़ा बनेगा वहीं रेडीमेड गारमेंट होगा, जहां रेडीमेड गारमेंट होगा वहीं से दुनिया के लोगों को कपड़े पहनाएंगे। वैल्यूएशन का चेंज बनाना होगा, और हम उस तारीखों को देखते हैं, हम स्थितियों को बदल सकते हैं, हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो सभी कहते हैं गुजरात और सर्विस सेक्टर को कभी लेना देना नहीं, और उसमें हमारी कोई ज्यादा इकोनॉमी में हमारा कोई रोल नहीं था। हमने सोचा कि एक दक्षता क्षेत्र है, उस पर बल देना है, और हमने पहला फोकस किया टूरिज्म पर। भाइयों बहनों, गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दुर्गा पूजा जैसे यहां होती है वैसे मेरे यहां नवरात्रि की पूजा होती है। आप भी मां के भक्त हैं, हम भी मां के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा पूजा को देखने के लिए देश भर के टूरिस्ट बंगाल आते हैं, नवरात्रि देखने के लिए गुजरात कोई नहीं आता था। हमने इस पर बल दिया। गुजरात इज फॉर नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गुजराती का बेस्ट टूरिस्ट। आप कहीं पर भी जाइएगा आपको गुजराती मिलेगा मिलेगा मिलेगा। केम छो? और 5 स्टार होटल में बैठ करके डिब्बा खोल करके कितना निकाल करके खाएगा। लेकिन गुजरात और नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमने उसमें भाग लिया, और उसका परिणाम क्या है? हिंदुस्तान का पिछले 5 साल का जो टूरिज्म ग्रोथ है, उससे अकेले गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ डबल है। और अमिताभ बच्चन घर घर जाकर के कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आपने भी सुना होगा ना, तो गुजारो ना। मतलब चीजों को किया जा सकता है। अब जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, हम ऑटोमोबाइल हब बन चुके हैं। आज हम सोलार एनर्जी में बड़े कैपिटल बनने जा रहे हैं। हम ऑयल रिफाइनरी में पूरे देश का करीब करीब सारा काम नहीं हो रहा है। कुछ नए क्षेत्रों में हमने कदम उठाने के लिए हमें काफी साहस उठाया है। जैसे सोलार एनर्जी, हमारे देश में सोलर एनर्जी की बात आती थी तो लोग कांपते थे, डरते थे, क्योंकि बाजार में बिजली का 2.5-3 रुपये में मिलती है।
और 15-18 रुपये वाली बिजली के खरीदने का कोई निर्णय करे तो मीडिया नोट लेगा। आपके विरोधी आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सीधा सवाल पूछेंगे कि बिजली के खरीदने का कोई निर्णय करे तो मीडिया नोट लेगा। आपके विरोधी आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सीधा सवाल पूछेंगे कि 3 रुपये की बिजली मिलती है, तुम 16 की 18, 15, 16 रुपये की कैसे लेते हो, क्या समझते हो? और सामान्य मानने के लिए सवाल स्वाभाविक है। मैं तो इतने विरोधों के बाद, आलोचनाओं के बाद, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी सोचने के बाद गुजरात में सोलर एनर्जी का निवेश शुरू किया और आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में है। और परिणाम क्या है? जब हम सोलर पॉलिसी लेकर के आए तो हमने कहा कि हम 13 रुपये में लेंगे। गुजरात में तो फर्स्ट देश से सोलर पॉलिसी लेकर आया। हमारे पास भारत सरकार ने सोलर पॉलिसी बनाई, बाकी चीजें तो फुल कौमा के साथ उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन काम उन्होंने हमने 13 लगा, उन्होंने 19 करना। अब आप समझ सकते हैं कोई भी व्यापारी चीज 19 में बेचेगा कि 13 में बेचेगा? जहां 19 मिलेगा वहीं जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, विश्वास की ये ताकत होती है और मैं मानता हूं विश्वास और भरोसा की बहुत बड़ी ताकत होती है। परिणाम क्या हुआ? भारत सरकार के 19 रुपये की ऑफर के बावजूद भी सोलर प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार की योजना में 100 मेगावाट तक भी गाड़ी पहुंची नहीं। गुजरात 3000 मेगावाट से आगे बढ़ रहा है 13 रुपये। और पॉलिटिकल विल के कारण, इंटरवेंशन के कारण परिणाम ही आया है कि धीरे धीरे सोलर पावर के क्षेत्र में 13 रुपये से घट करके वो धीरे धीरे 7-8 तक आएंगे। और इधर गैस और कोल बेस्ड पावर जनरेशन है वो बढ़ते बढ़ते 6 या 7 पर जाएगा। किसी ने सोचा था कि देश में सोलर एनर्जी, गैस और पेट्रोल वाली एनर्जी एक दिन आएगा जो बराबर के साथ हो जाएंगे? एक राज्य के इनिशिएटिव के लिए तो मार्केट का रूप बदल जाएगा। छोटा विषय नहीं है मित्रों, जो भविष्य देखेंगे उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा रोल प्ले किया है। और उसका परिणाम ये हुआ पूरे हिंदुस्तान में इन दिनों सोलर एनर्जी की तरह के लोगों का मन बना है। और वो जब हुआ तो हमें जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसमें काफी बहुत बड़ी मात्रा में फर्क आएगा। हम अपनी स्थितियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बलबूते पर खड़े हो सके कोई स्थिति बन सकती है। और हम आने वाले दिनों में इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम रूफटॉप पॉलिसी लेकर जाने वाले हैं। हर घर के लोग अपनी बिजली पैदा करें और सरकार को बेचे। अगर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, छोटा सा फ्लैट है, ऊपर बिजली बनाता है, बेचता है, तो उसको तो 200-500 रुपये इनकम हो जाएगी, उसको फायदा होगा। यानी हम किस प्रकार की चीजों को दूर का देखते हुए आगे बढ़ाते हैं उस पर डिपेंड करता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से लिखी जिस समय गुजरात में मुझे दायित्व मिला, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था 6,700 करोड़ रुपीज। टुडे वी आर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। हमने पिछले 12 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाए, सिर्फ लीकेज बंद कर दिया। मेरे यहां गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, गुजरात जीबी, पर ईयर उसका घाटा था 2,500 करोड़ रुपीज। आप कल्पना कर सकते हैं बिजली पैदा करने वाला हिंदुस्तान की किसी भी राज्य का कोई कारखाना घाटे से बाहर नहीं है। सबका हजारों करोड़ का घाटा है और पर डे घाटा होता ही जा रहा है।
आज गुजरात बिजली के क्षेत्र में हम सरप्लस 2,500 करोड़ की डेफिसिट पर ईयर, आज हम पर ईयर 400-500 करोड़ रुपया ज्यादा कमाते हैं। मुझे याद है कि 2001 में जब मुख्यमंत्री पहली बार बना था, भूकंप के बाद मेरे सर पे जिम्मेवारी आई थी, उस समय मुझे लोगों ने क्या मांग की थी? सामान्य गुजरात के नागरिक ने मुझसे यही कहा था कि मोदी जी, आप मुख्यमंत्री तो बन गए हो, कम से कम एक काम तो करो। पत्रकार मिले तो भी वही बताएं, पार्टी के वर्कर मिले तो भी वही बताएं, बिजनेसमैन मिले तो भी वही बताएं, गांव का आदमी मिले तो भी वही बताएं। तो क्या कह रहे थे? मोदी जी, कम से कम शाम हमको खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। नहीं था, डिनर टाइम पर मिले बिजली नहीं मिलती, बिजली कभी भी चली जाती। जो पूरे हिंदुस्तान में आपको खबरें आती हैं, करीब करीब वही हाल हमारा था। उसी राज्य में 2000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था। उस परिस्थिति में हमने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन खोजा और भाइयों बहनों, 2000 मेगावाट डेफिसिट के बावजूद भी गुजरात ने 24 घंटे बिजली गांव को भी देने में सफलता पाई। और आज गुजरात का कोई भी गांव घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली होगी, 24 घंटे बिजली मिलती है। हमारे यहां कई राज्य ऐसे हिंदुस्तान में जहां बिजली आना एक खबर होती है, हमारे यहां बिजली जाना ये खबर होती है। मेरे यहां कभी महीने में एक आध बार अगर 5 मिनट भी एक गांव में लाइट चली गई तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर के पहले पेज पर बॉक्स आइटम होता है कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फलाने गांव में शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए मोदी की बिजली चली गई, मोदी जवाब दो। और राज्य में क्या है, तो बस में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बातें करते हैं, अरे यार तुम्हारे यहाँ आई थी? वो कहता नहीं यार मेरे यहाँ तो नहीं आई। बोले तुम्हारे यहाँ? हाँ। बोले पिछले मंगल को आई थी। नहीं यार हमारे यहाँ तो मंगल को ही नहीं है। ये हाल है बिजली का। क्या भाइयों बहनों खिड़कियां सुखाई नहीं कर सकते? और दिल्ली ने क्या दिया है जो कैसे देश को अंधार में डाला हुआ है। और इस अंधेरे के लिए कोई एक जिम्मेवार है तो दिल्ली में बैठी सरकार जिम्मेवार है। इस देश में कोयला है, बिजली के कारखाने हैं, लेकिन कोयला की जगह पर है, कारखाने की जगह पर है, और फाइल दिल्ली में पड़ी है। और उसके साथ इस देश में 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने बंद पड़े। हम अंधेरे में डूबे हैं, कारखाने बंद पड़े। मेरे गुजरात में 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मुझे रोकना पड़ा है क्योंकि मुझे कोयला और गैस नहीं मिलता है। अब कल्पना करिए मुझे कि दवाई मौजूद हो, पेशेंट को जरूरत हो, डॉक्टर को करवाना होगा। कैसे चलेगा ये? और इससे मित्रों ये सारी पीड़ा राजनीतिक कामों से नहीं है। एक जब होता है कि सामने जितना सब हो सकता है और ये तबाह कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्थिति हमारे हाथ के बाहर है, करने का इरादा नहीं। अगर ऐसा भी नहीं है कि आइडिया नहीं होते, आइडिया भी बहुत होते हैं।
कभी कभी मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूं जब भी, तो कुछ न कुछ तो परोस के आता ही है। बाद में कुछ होता नहीं। मैंने एक बार प्रधानमंत्री को सुझाव दिया, मैंने कहा कि ये हमारा जो सीमाएं हैं, खास करके राजस्थान और गुजरात रेगिस्तान, हम पाकिस्तान के और भारत से बचने के लिए हम फेंसिंग बनाते हैं। हमने कहा फेंसिंग बनाने के बजाय 16 पार बनाए, सैकड़ों मील लंबा और मीलों तक चौड़ा, और बीएसएफ के लोगों को काम में लगा दें। सुरक्षा की सुरक्षा हो जाएगी और बिजली हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, मुझे प्रधानमंत्री के अंदर था जो अरे भाई लिख लो ये देखो कैसे हो सकता है। आज भी वहां को 2 साल हो गए, क्या करेंगे अब पता नहीं क्यों। मैं देखिए आपके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ है, और दिल्ली सरकार की कोई सुनने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी को सीधे आप कोलकाता से सुन रहे थे। सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए। एक बार फिर से सुन लेते हैं अपने भाषण के अगले हिस्से में मोदी क्या बोल रहे हैं। हमारे सैनिकों को मार दिया जाएगा, सरकार से ले जाया जाए, और यहाँ सम्मान समारोह के भोजन होते हैं, और फिर लड़कियों के मिल जाए। ये तो हमारा महान संस्कृति है, इसे हम चलाते हैं। अकेला मराओ दोस्तों लोगों को, क्या कर रहे हैं आप सोचिए। मित्रों, हमारे जवानों को कोई मार है और इटली के लोगों को वोट देने के लिए जाने दिया जाए। आपने सुना है कभी? साहब, हमारे देश का अच्छा सा व्यक्ति की मां की क्यूनल में नहीं जाने देते, मां की क्यूनल में। अगर वो केस चल रहा है और अदालत जेल में पड़ा है, अभी तो गुनाह साबित नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है, और मां बढ़ रही है, उसके क्यूनल में जाना है तो जाने नहीं देते। और इनको भाईचार नहीं करते। मित्रों, बताइए मुझे, इसके लिए कोई आइडिया चाहिए क्या? मुझे बताइए, इसके लिए कोई बजट चाहिए क्या? इटली में हमारी जो बेइज्जत है, इनकी बजट चाहिए क्या? आप सोचिए मित्रों, मैं यहां आया और खड़े होकर के मैं कांग्रेस लेकर के कल जो महिलाओं के कार्यक्रम में मैं गया था, वो भाषा आज पढ़ लो, तो आप क्या करोगे? तो आपके मन में सवाल उठेगा तो मोदी जी को क्या हुआ, चश्मे में गड़बड़ है क्या? इतने पुरुष बैठे हुए महिलाओं का भाषण जाता है, होगा नहीं होगा? मैं तो इस देश के विदेश मंत्री, विदेश में जाकर के दूसरे देश का कागज उठा करके वो भाषण पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसके लिए बजट प्रॉब्लम था क्या? रिसोर्स प्रॉब्लम था क्या? यही होता है, और ये उसमें हो रहा है कि सारे नॉन सीरियस एक्ट्स हो रहे हैं। गवर्नेंस का नामो निशान नहीं। हर किसी को व्यवस्था चाहिए, और इस प्रकार से केवल की स्थिति में देश को चला जा रहा है कि बहुत बड़ा संकट है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 65% जनसंख्या जिसकी 35 से नीचे की उम्र की हो, वो देश की ताकत क्या होती है? विश्व का पूरा नौजवान हिंदुस्तान की धरती पर है। हमारी सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में इस हम युवा शक्ति को अगर केंद्र में करके करें, हम दुनिया बदल सकते हैं।
विवेकानंद जी का 150 वर्ष देश मना रहा है और 150 की जयंती मना रहे तब स्वामी विवेकानंद जी ने तो सपना देखा था। जीवन के अंतकाल में विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है और वो दिन आएगा जब मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। नौजवान काल में विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है और वो दिन आएगा जब मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। नौजवान ये करके दिखाएंगे। आज वो अवसर आया है, आज वो अवसर आया और हम सबका संकल्प रखना चाहिए ये अवस्था बदलनी चाहिए। और मैं तो गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं सब कुछ बदला जाता है। सामान्य मानव के जीवन में संतोष लाया जा सकता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को विकास की यात्रा में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। हर एक के अंदर देश को आगे ले जाने का सपना बोया जा सकता है। लेकिन हमारे भीतर अगर सामर्थ्य हो तो हम स्थितियां बदल सकते हैं। भाई बहनों, इस बंगाल की भूमि में बहुत ताकत है। मैं आज कोलकाता की धरती पर पूरे बंगाल को प्रार्थना करता हूं, आइए आपने 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है, आपने 19वीं शताब्दी का देश का मार्गदर्शन किया है, आपने 20वीं शताब्दी में संघर्ष झेल करके भारत को मदद की है। बंगाल के मार्गदर्शन के बिना, बंगाल की ताकत के बिना बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। आइए हम सब मिलकर के उन भारत के सभी नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने ज्यादा ही समय कुछ ले लिया है और भी ले सकते हैं। ये आपकी मीटिंग में भोजन नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन है, होगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। सीधे कोलकाता से नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे लाइव। कोलकाता में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं नरेंद्र मोदी। यूपीए सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है, सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए ये कहा है कि यूपीए दरअसल कैलेंडर नहीं बल्कि आजकल घड़ी देख रही है। यूपीए सरकार राज्यों से भेदभाव करती है। उन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल भी दिए, न सिर्फ गुजरात की बात की बल्कि बंगाल की भी बात की और ये कहा कि यूपीए बंगाल के साथ भी भेदभाव करती है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बंगाल के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होता था। आपको बता दें, तमाम उद्योगपतियों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी कोलकाता से संबोधित तो कर रहे थे उद्योगपतियों को, लेकिन सीधे सीधे उनके निशाने पर केंद्र सरकार थी और हर अपनी बातों में वो तुलना करते हुए गुजरात से नजर आए कि केंद्र सरकार ने बिजली के क्षेत्र में खराब किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने पूरी तरह से बंद हुए हैं, जबकि अगर हम बात करें गुजरात की तो वहां पर जितने भी कारखाने हैं वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिर से शायद सवाल जवाबों का सिलसिला वहां पर शुरू होने जा रहा है, फिर से वहां के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। I'm a vice president of Indian Chamber and I also work for Deloitte. So, this Gujarat model, Gujarat has a very rich tradition of entrepreneurship and long history of business. Will this model require adaptation in agricultural states like Bihar, for example? That's my question. देखिए, हमारे देश में और कहीं पर भी एक जिले का मॉडल बगल के जिले में भी वैसा का वैसा लागू होगा, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन उसकी दिशा, उसकी बेसिक फिलॉसफी, कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी, ये चीजें काम आती है।
फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है, मोडिफिकेशन नहीं। आशीष झुंझुनवाला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम आशीष झुंझुनवाला, मैं स्टील इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न था, जो मेन सब्जेक्ट का हट है, मेरी ये सोच है कि आने वाले वक्त में आपका रोल सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में रहेगा। हालांकि इसका आप कुछ संक्षेप में एक्सप्लेन अपने स्पीच में, आपकी विदेश नीति पे आपकी क्या सोच है? अपना देश सारे पड़ोसी देशों से वर्चुअली झगड़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप चर्चा करें। धन्यवाद। किसी भी देश की विदेश नीति का मुख्य बिंदु यही होता है अपने देश का इंटरेस्ट, हमारे देश का इंटरेस्ट सुप्रीम, इसके आधार पर सारी बातें होती हैं। अब विदेश नीति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। कोई एक युग था जब दुनिया के देशों से आपकी दोस्ती इसलिए जरूरी होती थी कि कहीं से कोई दबाव आए, किसी संकट की घड़ी आए, तो आपको बचाव के अंदर लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज बाय एंड लार्ज विश्व में विदेशों के साथ संबंधों का आधार ज्यादातर कॉमर्स है, ट्रेड ट्रीटी है, ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है। तो ज्यादातर संबंधों का जुड़ना आप कितना अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप अपना माल कितना बाहर भेजते हैं, उस पर है। और इसलिए सारे संबंधों के केंद्र में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, भारत ने अब तक क्या किया है, जितने जूथ बनते हैं उसमें हम एक छोटे से सिपाही होते हैं, हम कभी लीड नहीं करते। अब जैसे 7 देशों का समूह है, 7 देश में हम सब, हमारे पड़ोस के सारे देश हैं, बिल्कुल हमसे सटे हुए हैं, और सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है। लेकिन क्या कभी हमने 7 देशों की शक्ति का एहसास किया? 7 देशों में हिंदुस्तान का कोई रुतबा है, ये माहौल देखा? नहीं देखा। उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि हमारे पड़ोस के छोटे छोटे देश होने के बावजूद भी हम उनका भी नेतृत्व नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमारी नीतियों के नीतिगत में इन चीजों की प्रायोरिटी बनती है। तो मैं समझता हूं कि हम धीरे धीरे करके, जैसे यूरोपियन यूनियन का एक अपना बना है, जैसे मैंने एक दिन प्रधानमंत्री से लिखा था, हमने कहा कि सोलर एनर्जी का युग आ रहा है, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी प्रीडोमिनेंट मैदान में आने वाली है। तो मैंने कहा आपने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और दुनिया में वो देश जहां पर सूरज ज्यादा पड़ता है, सूरज का प्रकाश ज्यादा मिलता है, ऐसे सूर्य पुत्र जो देश है उनके एक समूह बनाना चाहिए, और भारत में उनका नेतृत्व करना चाहिए। और एक सन मूवमेंट, SUN सन मूवमेंट हमें खड़ा करना चाहिए, और एक कॉर्पोरेट फंड बनाना चाहिए। कॉर्पोरेट फंड बना करके सोलर एनर्जी कैसे सस्ती हो, सोलर एनर्जी का जीवन के किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो, उसका इनिशिएटिव। कई DA समूह है, अपर कंट्रीज है, कई समूह है, एक और समूह बनाए तो हम लीड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं नजर आ रहा है। अगर हमारा प्रोएक्टिव रोल नजर आता है तो शायद परिणाम मिल सकता है। दूसरा, इटली जैसा देश भी पता नहीं कैसे हम लोगों को डरा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को इन्वॉल्व होना पड़ा है, जबकि डिप्लोमेटिक विषय था, सुप्रीम कोर्ट तक को इन्वॉल्व होना